सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। तो स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या है और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था और इनके प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला था। इनका शिक्षा में इन्होंने जो सिद्धांत दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यह शिक्षा में या बालकों के लिए कितना उपयोगी है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने अधिगम के सिद्धांत में आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पाउलो का सिद्धांत पढ़ लिया, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया। पाउलो का कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली, अब स्किनर का चूहा। और ऑलरेडी मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको बताया भी है कैसे आपको इसको लर्न करना है। एक बार फिर मैं आपको वो ट्रिक दिखा देती हूँ जिससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये ट्रिक आप लोगों ने देखी ही है, एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। थॉर्नडाइक की बिल्ली छोटी सी भूल, पाउलो का कुत्ता क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत, कोलर के बंदर को आ गई सूझ। तो स्किनर का चूहा करे क्रिया प्रसूत। तो स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और प्रयोग किस पर किया था? चूहे पर किया था। और यहाँ पर देखिए, पाउलो ने कुत्ता छोड़ा थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया तो कोहलर के चिंपैंजी पर। तो यहाँ पर भी देखिए स्किनर का चूहा। तो अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे, अब स्किनर के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर उसके बाद हम इनका जिन्होंने प्रयोग किया है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, प्रतिपादक थे B.F. स्किनर। दोस्तों, एग्जाम में कभी कोई पूछ लिया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, या इस तरीके से इनके सिद्धांत से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा, उसमें C.F. स्किनर भी दिया है। तो C.F. स्किनर नहीं होता, इनका पूरा नाम B.F. स्किनर है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि स्किनर का पूरा नाम क्या है? B.F. स्किनर है। अब निवासी कहाँ के थे? अमेरिका के रहने वाले थे या यूएसए के रहने वाले थे। और इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था? चूहे वाला जो भी आप पढ़ोगे 1938 में दिया था। और प्रयोग इन्होंने 1938 पर चूहे पर किया था और 1943 में कबूतर पर किया था। तो एग्जाम में पूछा है कि ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने चूहे और कबूतर दोनों पर प्रयोग किया था? चूहों पर भी किया था और कबूतरों पर भी किया था। तो आप आंसर क्या दोगे? B.F. स्किनर। स्किनर महोदय ने चूहे पर भी प्रयोग किया था और कबूतर पर भी। और आपने देखा था कि पाउलो का कुत्ता क्या था? भूखा था और घंटी की आवाज पर उसको खाना दिया जाता था। इसी प्रकार से थॉर्नडाइक की बिल्ली भी आपने देखा था कि जब उसका पैर लीवर पर पड़ता है, पिंजड़ा खुलता है और वह जा करके भोजन खा लेती है, वह भी भूखी थी। तो यहाँ पर स्किनर का चूहा जो है ये भी भूखा ही रहेगा, प्रयोग में याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए यहाँ पर देखिए, जो स्किनर है या स्किनर का जो सिद्धांत है, यानी कि स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, यह थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव का नियम दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए हैं सीखने के। तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा क्या है? प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम यहाँ पर थॉर्नडाइक ने कहा था, जब हम कोई काम करते हैं और हमें उसका परिणाम अच्छा मिलता है तो हम उस काम को दोबारा भी करते हैं, और अगर हमने कोई काम किया उसका परिणाम हमें अच्छा नहीं मिला तो हम उस काम को दोबारा नहीं करते हैं। जैसे कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस हमारा अच्छा चला, ग्रोथ किया, तो हम उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। और अगर बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में लॉस होने लगा, हमारा घाटा होने लगा, तो यह क्या हुआ? खराब प्रभाव हुआ, यानी कि नकारात्मक प्रभाव हुआ। तो हम उस बिजनेस को शायद बंद कर दें। तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया है कि जब व्यक्ति को फल मिलता है, किसी भी काम का फल मिलता है, तो वह अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, यानी कि उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो काम का जो फल होता है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन्होंने काम के फल पर ही बात की है। यहाँ पर अभी आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बहुत बहुत आसान है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 शब्दों की बात करूंगी। पहला है अनुक्रिया, यानी कि रिस्पोंडेंट, और दूसरा है क्रिया प्रसूत। इसके बारे में आप ध्यान समझिएगा। अनुक्रिया, इस प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी होती है, इसे अनुक्रियात्मक व्यवहार कहते हैं, और उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया प्रकाशित अनुक्रिया कहलाती है। तो अनुक्रिया मतलब ये हुआ कि आप उद्दीपक को देख करके
आप क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो। जैसे कि बच्चा पता है कि अगर वो क्लास में फर्स्ट आएगा तो उसे साइकिल मिलेगी, तो उसे लक्ष्य दिखाई दे रहा ना कि अगर मैं काम अच्छे से कर लूंगा और क्लास मेहनत से पढ़ करके क्या कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट आ सकता हूँ और उस साइकिल को अपने घर लेकर के जा सकता हूँ इनाम के रूप में। तो अगर लक्ष्य पता है तो लक्ष्य किसके कारण वह पढ़ रहा है, उस साइकिल की लालच में, या ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग में ये बात आ चुकी है बच्चे के कि मुझे उद्दीपक दिख रहा। उद्दीपक क्या है, साइकिल है उस बच्चे के लिए। तो जब उसको उद्दीपक यानी कि जब उसको लक्ष्य दिख रहा है कि मैं जब मेहनत करूंगा और पढ़ाई करूंगा तो मुझे साइकिल मिलेगी, यानी कि दिमाग में जो उद्दीपक है उसके बारे में बार बार दिमाग में चलता रहता है। तो व्यक्ति इसी के बिहाफ पे, या फिर ये कहें कि साइकिल के लिए ही वह पढ़ाई कर रहा है, यानी कि उद्दीपक के लिए ही उसे उद्दीपक की जानकारी है। ठीक है, कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें क्लास में पहला स्थान मिलेगा। अब दूसरा है, देखिए दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है। इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया, निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। इस अनुक्रिया को क्या कहते हैं हम, निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। देखिए यह जो क्रिया प्रसूत है, जो स्किनर का सिद्धांत है, यही इसी पर आधारित है, इसको आप ध्यान समझिएगा। दूसरे प्रकार के व्यवहार में उद्दीपक की जानकारी नहीं होती है, उद्दीपक के बारे में हमें तुरंत नहीं पता होता है और इसे क्रिया प्रसूत व्यवहार और अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया को हम निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। जैसे कि आपके पास फोन है, आपका फोन, उसमें घंटी आ रही है, तो घंटी बज रही है, अब फोन उठाना ना उठाना ये आपकी मर्जी है, आप उस पर क्रिया कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो जो क्रिया प्रसूत है यह आपकी क्रिया पर ध्यान देता है, आपके उद्दीपक के बारे में तो आपको पता ही नहीं, क्या पता कि फोन पर आपको ये जानकारी मिलने वाली रही हो कि आपकी लॉटरी लगी है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जो क्रिया प्रसूत है इसमें केवल और केवल क्रिया पर ध्यान दिया जाता है, आप क्रिया कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको उद्दीपक के बारे में तुरंत जानकारी नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि आपका फोन बजा, आपने फोन उठाया नहीं उठाया, आपको ये नहीं पता है कि उस फोन पर आपकी लॉटरी लगने वाली थी। अगर ये पता तो आप तुरंत फोन उठा लेते ना। तो उद्दीपक की जानकारी आपको नहीं थी कि आपकी लॉटरी लगी है। तो यहाँ पर जो क्रिया प्रसूत है इसमें पहले से हमें लक्ष्य की जानकारी नहीं होती है और हम केवल और केवल अपना काम करते हैं और उस अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया, अज्ञात उद्दीपक के प्रति होने वाली जो अनुक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, निर्गमित या उत्सर्जित क्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने जो प्रयोग किया था इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्किनर ने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। तो उन्होंने एक बॉक्स बनवाया और इस तरीके से पिंजरानुमा ही था, आप समझ सकते हो, और इस बॉक्स में भी एक लीवर लगा हुआ था जिसको दबाने से एक खट की आवाज आती थी और इसी पिंजरे में कहीं पर होल था। जैसे ही खट की आवाज आती थी इस पिंजरे में होल के माध्यम से एक प्लेट में खाना आ जाता था, या फिर ये कह सकते हैं कि इस पिंजरे से लगा हुआ एक प्लेट था और जैसे ही गलती से भी इस चूहे का पैर इस लीवर पर पड़ता तो क्या होता, खट की आवाज आती और जैसे ही खट की आवाज आती तुरंत उस प्लेट में खाना आ जाता, जो प्लेट इससे लगा हुआ था, किससे, पिंजरे से या बॉक्स से। ठीक है, इसको बॉक्स भी आप कह सकते हो। देखिए स्किनर ने अधिगम से संबंधित अपने सिद्धांत के प्रयोग के लिए एक विशेष बॉक्स बनवाया जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर ने चूहे को अपने प्रयोग का विषय बनाया। बॉक्स में एक लीवर था जिसके दबते ही खट की आवाज आती थी। इस ध्वनि को सुन चूहा आगे बढ़ता। इस लीवर का संबंध एक प्लेट से था। जैसे ही लीवर दबता और खट की आवाज आती प्लेट में खाने का टुकड़ा आ जाता था। वह खाना चूहे के लिए प्रबलन यानी कि रीइंफोर्समेंट का कार्य करता। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित या ड्राइव होता और लीवर को दबाता, उसे भोजन मिल जाता। स्किनर ने निष्कर्ष निकाला, यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक या भोजन प्राप्त हो जाता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि होती है। तो अब आप ध्यान से समझिएगा स्किनर ने क्या कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कि स्किनर ने कहा कि जब चूहा भूखा होता तो वह क्या करता। स्किनर
स्किनर ने जब चूहे को अंदर बंद कर दिया तो यहाँ पर उसने एक लीवर लगाया था, और जब चूहे को भूख लगी, धीरे धीरे उसका भूख जब बहुत तेज हो गया, तो भूखा तो ऑलरेडी था ही वो, धीरे धीरे जब बहुत तेज हो गई तो वह उसी बॉक्स में उछल कूद करने लगा, और उसका पैर किस पर पड़ गया, इस लीवर पर पड़ गया। जैसे ही लीवर पर पड़ा तो खट की आवाज आई, खट की आवाज आई, और इस खट की आवाज के बाद उसे तुरंत भोजन दिया गया। यानी कि उसके पास उस प्लेट में भोजन आ गया, जो प्लेट लगा हुआ था बॉक्स से, तो उसने उस भोजन को खा लिया। तो यह जो भोजन है, जैसे कि आपने देखा था जब बिल्ली को बंद किया था थार्नडाइक ने, किसमें, पिंजड़े में, तो वहां पर क्या हुआ था, जब उसको खाना मिला तो खाने को क्या कहा गया था, उद्दीपक, और उद्दीपक ही उसका लक्ष्य हो गया था। लेकिन यहाँ पर उद्दीपक को लक्ष्य ना कह करके उद्दीपक को क्या कहा गया है, पुनर्बलन कहा गया है। क्या कहा गया है, पुनर्बलन कहा गया है, जिसे हम पुरस्कार भी कह सकते हैं। यानी कि उसने अनुक्रिया किया, उसने क्या किया, उसने लीवर को दबाया, दबाने का काम किया, इसको क्या कहेंगे, हम अनुक्रिया कहेंगे। तो अनुक्रिया किया और उसे क्या मिला, उसे भोजन मिला पुरस्कार के रूप में, पुनर्बलन के रूप में। यानी कि यहाँ पर अब आप ध्यान दीजिएगा, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि चूहे ने लीवर को दबाया, तो लीवर को दबाने के बाद खट की आवाज आई, तो जैसे ही खट की आवाज आई तुरंत उसको भोजन मिल गया। तो यहाँ पर उसको क्या किया हमने, उसको पुरस्कार के रूप में खाना दे दिया। तो ऐसे ही जैसे ही बच्चा क्लास में कोई अच्छा सवाल, कोई सवाल लगा करके जल्दी से दिखाता है, कोई भी चैप्टर याद करके आपको सुनाता है, तो आपको तुरंत बोलना है, शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया। तो जब आप तुरंत पुनर्बलन दोगे, तुरंत अच्छा बोलोगे, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे के अंदर एनर्जी आएगी, और वह और जल्दी जल्दी सवालों को लगा करके आपको दिखाएगा, और सारे चैप्टर्स को लर्न करके आपको दिखाएगा। तो तुरंत पुनर्बलन देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर यही कहा गया, जैसे ही लिवर दबता है और खट की आवाज आती है, तुरंत उसको भोजन मिल जाता है, किसको, चूहे को। और यह भोजन पुरस्कार के रूप में है, उद्दीपक के रूप में नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसको पता नहीं है कि पुरस्कार के रूप में उसको क्या मिलने वाला। आप लोगों ने ध्यान दिया, यहाँ पर खाना उसके सामने नहीं रखा है, उसके सामने खाना नहीं रखा है चूहे के, बल्कि जब चूहे ने मेहनत की, जब चूहे ने लीवर को दबाया, खट की आवाज आई, तब उसको भोजन दिया गया। ठीक है, यहाँ पर उसको भोजन दिख नहीं रहा था। जबकि पाओलो का केस आप देखिए, पाओलो का जो कुत्ता था उसको भी भोजन दिख रहा था, जो थार्नडाइक की बिल्ली थी उसको भी दिख रहा था, लेकिन स्किनर का जो चूहा है उसको भोजन दिख नहीं रहा था। भोजन के बारे में, या ये कहें कि उद्दीपक, भोजन ही क्या था, उद्दीपक था, आपको पता ही है। उद्दीपक के बारे में स्किनर के चूहे को कोई जानकारी नहीं थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हमने इसको दिया, तो यह एक पुरस्कार के रूप में, पुनर्बलन के रूप में आया। तो जैसे कि अब देखिए यहाँ पर, तो देखिए जो खाना है वो इसके लिए प्रबलन यानी कि री इन्फोर्समेंट का कार्य करता है, या फिर ये कहें पुनर्बलन का काम करता है। चूहा भूखा होने पर प्रणोदित यानी कि ड्राइव्ड होता, और लीवर को दबाता, और उसे भोजन मिल जाता। यदि किसी क्रिया के बाद हम कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपक भोजन प्राप्त हो जाता है, तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। यानी कि जब हम कोई काम करते हैं और हमें हमें ये पता नहीं है कि हमें क्या मिलने वाला है, जब हमने कोई काम अच्छे से किया और उसके बाद हमें क्या मिल गया, कोई पुरस्कार मिल गया, या कोई अच्छी चीज मिल गई, या हमें शाबाशी मिल गई, तो इससे क्या होता है, हमारे काम की शक्ति में और वृद्धि होती है। तो इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर स्किनर का मत क्या था, ध्यान से देखिएगा। यदि इस प्रकार अनुक्रियाओं को पुनर्बलित कर दिया जाए तो वे बलवती हो जाती हैं और व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाती हैं। यानी कि बार बार इस तरीके से हम किसी बच्चे के साथ भी हम क्या कर सकते हैं, या इस तरीके के काम कर सकते हैं। जब वो बेहतर करे तो उसको हम पुरस्कार दे सकते हैं, उसको पुनर्बलित कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। प्रशंसा करना भी क्या, एक बहुत बड़ा पुनर्बलन देना है बच्चे की। अगर उसने अच्छा काम किया है, क्लास के सारे बच्चों के सामने उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और वह और अच्छा करने की कोशिश करता है। अब देखिए, अनुक्रिया के लिए सदैव उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। जैसे कि टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया, सभी बच्चों का टेस्ट लिया, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो टेस्ट में फर्स्ट आएगा उसको मैं कोई गिफ्ट दूंगा या कोई पुरस्कार दूंगा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा है।
लेकिन सभी बच्चे अपना 100% दे रहे हैं टेस्ट में, सभी बच्चे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हमें जब हमें पुनर्बलन मिलेगा तभी हम अच्छा काम करेंगे, ठीक है। उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। तो जरूरी नहीं कि उद्दीपक या भोजन सामने रखा हो या पुरस्कार सामने रखा हो तभी हम अच्छा काम करेंगे। यही स्किनर ने समझाया है अपने प्रयोग में, क्योंकि चूहे को भी खाना दिख नहीं रहा था। अगर हमारे सामने उद्दीपक उपस्थित नहीं है या उद्दीपक के बारे में या पुरस्कार, आप पुरस्कार से तुलना करिएगा उद्दीपक की, तभी आपको समझ में आएगा। उद्दीपक, पुरस्कार या फिर पुनर्बलन। पुनर्बलन अभी मैं पढ़ाने चल रही हूँ आप लोगों को इसी वीडियो में, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना है मुझे। तो पुनर्बलन अगर आप तुरंत दोगे उसको, शाबाशी तुरंत दोगे, पुरस्कार तुरंत दोगे, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा उस काम को बार बार करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उद्दीपक के बारे में जानकारी नहीं, जैसा मैंने कहा कि टेस्ट में सभी बच्चे अपना 100% देंगे, तो उसके बाद आप उनको पुरस्कार दे सकते हो, जो फर्स्ट आया है, जो सेकंड आया है। तो यहाँ पर ये बताने का काम किया गया है कि हमेशा उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं है, कभी कभी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी अनुक्रिया होती है। जरूरी नहीं है कि जो लक्ष्य है वो बताया ही जाए कि लक्ष्य के लिए ही काम करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बार बार स्किनर ने इसी बात पर जोर दिया है कि उद्दीपक के बिना भी हम काम करते हैं, जैसे कि चूहे ने किया था। चूहे को भूख तो लगी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं अगर लीवर पर पैर रखूंगा और लीवर से खट की आवाज आएगी और मुझे भोजन मिलेगा। लेकिन वह क्या कर रहा था, बस अनुक्रिया, यानी कि वह प्रयास कर रहा था। जैसे कि हम कहते नहीं है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, यानी कि अपना जो काम है हमें वो करते रहना। आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो इस क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को, कि हमारा काम है कर्म करना, क्रिया करना। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आप इससे जोड़िए, क्रिया करना, कर्म करना। हमारा काम है कर्म करना, और होना ना होना इसके बारे में हमें सोच के परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पर ये लाइन आ रही है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने परंपरागत थ्योरी, एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। एसआर थ्योरी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया है, जिन भी प्रशिक्षुओं ने नहीं देखा देख लीजिए, पॉलो का भी पढ़ा दिया है और थॉर्नडाइक का भी सिद्धांत पढ़ा दिया है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने कहा था उद्दीपक अनुक्रिया, यानी कि इन्होंने कहा था जब बिल्ली को भोजन दिख रहा है तभी वह उसके लिए रिस्पॉन्स कर रही है, यानी कि जब हमें लक्ष्य दिख रहा है तभी हम उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है, अब स्किनर ने क्या कहा है ध्यान से देखिएगा। स्किनर ने कहा है कि हमें रिस्पॉन्स पर ध्यान देना है। इन्होंने क्या कहा, रिस्पॉन्स पर ध्यान देना है, यानी कि हमें कर्म पर ध्यान देना है। तो इन्होंने क्या बना दिया, एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी बना दिया, यानी कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्स पर ध्यान दिया है, यानी कि इन्होंने कहा है कि हमें अपना कर्म करना है, जरूरी नहीं कि उद्दीपक दिखे तभी हम काम करेंगे। जैसे कि चूहे को नहीं पता था कि जब मैं लीवर पर पैर रखूंगा तो मुझे खाना मिलेगा, उसे नहीं पता था। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था मोबाइल वाला, कि मोबाइल बज रही है, उठाना ना उठाना आपका काम है, आप उठाओ ना उठाओ, आपको पता नहीं है कि उस पर किसका फोन आ रहा क्या है, या आपकी लॉटरी लगने वाली है, तो आपने उसको देख करके अनदेखा कर दिया। तो इस तरीके से जो आरएस थ्योरी है, जो स्किनर की थ्योरी है, यह केवल और केवल क्रिया पर ध्यान देती है कि हमें अपना कर्म करना है। तो आरएस मतलब रिस्पॉन्स, आर मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स और फिर उसके बाद स्टिमुलस है। तो रिस्पॉन्स याद रखिएगा, जो स्किनर है यह आरएस थ्योरी है, और जो थॉर्नडाइक है वह एसआर थ्योरी है। और स्किनर की थ्योरी को हम आर थ्योरी भी कहते हैं, केवल क्योंकि यह रिस्पॉन्स पर ही बेस है। यह क्या कहती है, अगर उद्दीपक अनुपस्थित भी है, यानी कि जरूरी नहीं कि उद्दीपक उपस्थित ही हो, जरूरी नहीं कि लक्ष्य हमें दिख ही रहा हो तभी हम काम करेंगे। यहाँ पर इसी बात पर ध्यान दिया गया है कि चाहे भोजन दिखे चाहे ना दिखे, हम बस अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि चूहा क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पर कर्म की बात की गई है, स्किनर महोदय ने रिस्पॉन्स की बात की है कि हमें अपना जो क्रिया है, यानी कि अनुक्रिया है, हमें वो करते रहना है, करते रहना है। तो याद रखिएगा, एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है, और आरएस थ्योरी, जैसे स्किनर का नाम एस से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने आरएस थ्योरी दी है। तो याद रखिएगा स्किनर में आर पहले आता है, एस नहीं, आर पहले आता है, और थॉर्नडाइक में एस आता है। तो आरएस थ्योरी, स्किनर। अब देखिए स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। तो स्किनर के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व ध्यान से देखिएगा। अवांछित व्यवहारों को नकारात्मक पुनर्बलन प्रदान करके
रोका जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब बच्चा अच्छा काम किया, क्लास में फर्स्ट आया, उसको उसको आपने शाबाशी दी, उसकी प्रशंसा की, तो यह सब क्या है? ये सब सकारात्मक पुनर्बलन है ना। बच्चा और अच्छा करने की कोशिश करेगा, वह अपने विषय को और अच्छा बनाएगा और सवालों को और जल्दी हल करके आपको दिखाएगा। लेकिन अवांछित व्यवहार का मतलब क्या है? कोई बच्चा है क्लास में जो दूसरे बच्चों का सामान चुरा लेता है, उनकी कॉपियां चुरा लेता है, पेंसिल, रबर, इरेजर चुरा लेता है और इसके अलावा वह अपना काम भी करके नहीं आता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन आप उसको कैसे दोगे? नकारात्मक पुनर्बलन के लिए आप क्या कर सकते हो? आप उसको क्लास के सामने खड़ा कर सकते हो, आप आप उसको डांट सकते हो, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक पुनर्बलन है। यानी कि नकारात्मक पुनर्बलन करके आप क्या कर सकते हो? उसके अवांछित व्यवहार को रोक सकते हो। उसे खुद शर्म आएगी कि सारे क्लास के बच्चों के सामने सर ने, मैम ने मुझे खड़ा कर दिया और मुझे डांट लगाई सारे क्लास के बच्चों के सामने, तो मैंने गलती की, मुझे नहीं चुराना चाहिए था, ये सामान नहीं चुराना चाहिए था, या मुझे अपना लेसन लर्न करके आना चाहिए था। तो इस तरीके से जो अवांछित व्यवहार है, यानी कि जैसे बच्चे चोरी करते हैं, बच्चे झगड़ा करते हैं, तो इस तरीके से टीचर उनको रोक सकते हैं नकारात्मक पुनर्बलन करके, यानी कि उन्हें दंड दे करके। दंड का मतलब है कि उन्हें डांट करके। अब देखिए, विद्यार्थी को तत्काल पुनर्बलन देना चाहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने 4 सवाल दिए ब्लैक बोर्ड पर, 4 में से चारों सवाल एक बच्चा तुरंत करके लेकर के आया आपके पास और वह 4 के चारों सवाल आपने देखा कि बिल्कुल सही है। तो आपको क्या करना है? आपको उस बच्चे को तुरंत तुरंत पुनर्बलन देना है। मतलब कि तुरंत पुनर्बलन जब आप देंगे तो इससे क्या होगा? इससे बच्चा और अच्छा करेगा। अब आज बच्चा आपके पास 4 के 4 सवाल सही करके लाया और आप उसको कल पुनर्बलन दे रहे हैं, तो यह बिल्कुल भी प्रभावी नहीं होगा। तुरंत कार्य का तुरंत, अगर वह तुरंत अच्छा करके आ रहा है तो तुरंत उसको आपको शाबाशी देनी है, तुरंत उसको उसकी आपको प्रशंसा करनी है। तो पुनर्बलन हमें तुरंत देना है, तत्काल देना है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब देखिए, शिक्षार्थी का परिणाम शीघ्रातिशीघ्र घोषित करना चाहिए। क्यों घोषित करना चाहिए? क्योंकि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होती है और बच्चे चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका परिणाम आ जाए। और जो बच्चा सारे के सारे सवाल किया रहता है, अगर सर ने टेस्ट लिया, मैम ने टेस्ट लिया है, तो उसके अंदर तो और ज्यादा जिज्ञासा होती है कि जल्दी से कॉपियां चेक हो, जल्दी से मुझे मेरी कॉपी मिले और 20 में 20 नंबर मिले। तो इस तरीके से जो बच्चे होते हैं उनको अपना परिणाम जानने की बहुत जिज्ञासा होती है, इसीलिए इनकी कॉपियां जल्दी से चेक करके इनका परिणाम जल्दी से घोषित कर देना चाहिए। और जो भी बच्चा अच्छा किया है टेस्ट में, उसे तुरंत पुनर्बलन भी प्रदान करना चाहिए, यानी कि तुरंत उसे शाबाशी मिलनी चाहिए, उसे पुरस्कार मिलना चाहिए, जो भी आपके पास उस टाइम अवेलेबल है। अब है अध्यापक छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रशंसा, पुरस्कार, प्रोत्साहन व अपनी सहमति से पुनर्बलित कर दे तो विद्यार्थी बार बार उस कार्य को करेगा। जैसे मैंने कहा कि अध्यापक, अब बच्चा कोई भी अच्छा काम करता है, क्लास में फर्स्ट आया या फिर वह टेस्ट में फर्स्ट आया या फिर सारे के सारे सवाल लगाकर दिखाए, इस तरीके का कोई भी सिचुएशन हो सकता है। और जब भी उसने अच्छा काम किया तो शिक्षक ने उसकी प्रशंसा की, उसको पुरस्कार दिया या उसको प्रोत्साहित किया। और जब इस तरीके से बच्चे को प्रशंसा मिलेगी, पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, तो वह उस काम को बार बार करेगा। वो हर बार सोचेगा कि मैं हर क्लास में फर्स्ट आऊं, हर सवाल लगा कर दिखाऊं और अच्छे से अच्छा करूं हर सब्जेक्ट में। अब इसके बाद देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन, कंप्यूटर सहायक, शिक्षण मशीन आदि में पुनर्बलन देने के लिए इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में अभी आप आगे पढ़ोगे, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि पुनर्बलन कितना जरूरी है और इसी पर ये पूरी थियरी है लगभग लगभग स्किनर की। अब देखिए, स्किनर के सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? तो अन्य नाम में आप देखिए, पहला है आरएस सिद्धांत, अभी मैंने आपको बताया स्किनर का आरएस सिद्धांत। फिर है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, फिर है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, फिर है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत और फिर है आर थ्योरी। आर थ्योरी अभी आपने देखा है, तो इसको आर थ्योरी भी कहते हैं। अब दोस्तों, ये नाम आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम पुनर्बलन के बारे में पढ़ेंगे। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। और यह प्रतिपादक कौन है? इसके बार बार एग्जाम में पूछा, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो CL हल ने दिया था। तो याद कैसे आप रखोगे? आप देखो, पुनर्बलन में क्या आ रहा है? बल आ रहा है ना, पुनर्बलन। तो ये जो बल आ रहा है,
इस बल को आप जोड़ोगे हल से। हल चलाने के लिए बल लगता है। हल चलाने के लिए हल कौन चलाता है? किसान चलाता है। और हल को जोतते कौन है? बैल। तो देखिए हल चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है। ये मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर फिर ट्रिक आपको बता रही हूँ। हल चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है। अब देखिए, तो आपको याद रहेगा पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? बल हल। तो सीएल हल ने दिया था। अब स्किनर के प्रयोग में जो खाद्य पदार्थ है वह चूहे को वांछित क्रिया करने के लिए बार बार अभिप्रेरित करता है। यहाँ चूहे को खाना तभी प्राप्त होता है जब वह लीवर को दबा देता है। अतः इस प्रयोग के आधार पर पुनर्बलन अनुक्रिया के उपरांत ही उत्पन्न होता है। तो पुनर्बलन जो है वो अनुक्रिया के उपरांत ही होता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब हम किसी को कोई अच्छा काम करने पर पुरस्कार देते हैं तो वह उस काम को बार बार करता है। जैसे कि जब चूहे ने क्या किया था, लीवर पर पैर रखा, लीवर को दबा दिया, खट की आवाज आई और उसको भोजन मिल गया, तो उसे समझ में आया कि मैंने कोई अच्छा काम किया है। तो व्यक्ति उस काम को बार बार करना चाहेगा। और उसने क्या किया था, अब उस लीवर को बार बार दबाया था क्योंकि उसे पता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मुझे इसके लिए पुरस्कार मिल रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि पुनर्बलन कभी भी किसी न किसी अनुक्रिया के बाद ही हमें मिलता है। हमने अच्छा काम किया है, क्लास में फर्स्ट आए हैं, टेस्ट में फर्स्ट आए हैं, तो हमें पुरस्कार मिलेगा। हमने अपने क्षेत्र में कोई अच्छा काम किया है, कोई खोज की है, तो इस तरीके से, या कोई आविष्कार किया है तो हमें पुरस्कार मिल रहा है। और इसके अपोजिट नकारात्मक में क्या हो जाएगा? हमने चोरी की है, हमने किसी से लड़ाई की है, हमने किसी को धक्का दे दिया, गिर गया, किसी को चोट लग गई हमारी वजह से, तो ये सब क्या है? ये सब नकारात्मक है और इसके लिए दंड मिलना चाहिए, इसके लिए डांट मिलनी चाहिए। तो यही सब बातें यहाँ पर आपको पता चलेंगी। तो अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको तुरंत पुरस्कार मिलना चाहिए और खराब किया तो दंड भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, जो पुनर्बलन है वो किसी ना किसी अनुक्रिया, कोई ना कोई आप काम करते हो, उसके बाद ही आपने मेहनत की, आपने टेस्ट में अच्छा नंबर लाया, आपने मेहनत की, क्लास में फर्स्ट आए, तो आपने मेहनत किया ना, अनुक्रिया यानी कि मेहनत का काम किया ना, तभी तो आपको पुरस्कार मिल रहा है, पुनर्बलन मिल रहा है। तो देखिए, अनुक्रिया के उपरांत ही उत्पन्न होता है कौन? पुनर्बलन। यह प्राणी के व्यवहार को बल प्रदान करता है। अब देखिए परिभाषा क्या है? पुनर्बलन हमें बार बार क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पुनर्बलन सिद्धांत थार्नडाइक व पाउलो के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखिएगा, थार्नडाइक और पाउलो के सिद्धांत पर ही आधारित है ये सिद्धांत। कौन? पुनर्बलन। तो एग्जाम में पूछेगा कि पुनर्बलन किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो थार्नडाइक और पाउलो के। और इस जो पुनर्बलन है, आपको पता है कि ये जो पूरा स्किनर के बारे में भी आपने पढ़ा, स्किनर का जो पूरा चैप्टर है यह पुनर्बलन पर ही आधारित है। यानी कि उन्होंने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन को बहुत बहुत अधिक माना, रीइंफोर्समेंट को उन्होंने बहुत महत्व दिया, तो उन्होंने पुरस्कार को बहुत महत्व दिया। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि स्किनर ने किसके अगर एग्जाम में पूछता है कि जो पुनर्बलन का सिद्धांत है इसको सबसे अच्छा किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, सीखने का सबसे अच्छा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था, तो स्किनर ने ही कहा था पुनर्बलन सिद्धांत को सबसे अच्छा सीखने का सिद्धांत। अब देखिए, जो पुनर्बलन होता है दो प्रकार का होता है, सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन। और इसको भी हम बांट सकते हैं शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन में। जैसे कि कोई बच्चा अच्छा काम किया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा और आप क्लास में खड़ा किया, कोई क्वेश्चन पूछा, उसने बता दिया, तो आप कुछ मुंह से नहीं बोल रहे हो, आप बस क्या कर रहे हो, अब आप मुस्कुरा दे रहे हो, आप खुशी जाहिर कर रहे हो चेहरे से कि हाँ बेटा अच्छा किया, और उसको फिर बैठा दे रहे हो। नकारात्मक क्या हुआ? किसी बच्चे ने, आप देख रहे हो दो बच्चे क्लास में झगड़ा कर रहे हैं और आप जैसे ही आपकी नजर पड़ी उन लोगों पर, वो लोग भी आपको देख रहे हैं, वही बच्चे भी आपको देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि आपके चेहरे पर एक गुस्से का भाव है, आप गुस्सा हो उन लोगों से, वो लोग क्यों झगड़ रहे हैं। तो वो दोनों चुपचाप फिर अपनी अपनी सीट पर आसानी से बैठ जाएंगे और अपना काम करने लगेंगे। उन्हें समझ में आ गया सर या मैम का फेस देख करके कि हाँ ये गुस्सा है हमारे व्यवहार से। तो इस तरीके से ये अशाब्दिक हो गया। यानी कि शाब्दिक और अशाब्दिक पुनर्बलन भी होता है कि हम कह करके भी अपना काम करवा सकते हैं और बिना कहे भी हम क्या कर सकते हैं, अपना काम करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यानी कि बिना कहे भी होता है सकारात्मक पुनर्बलन और बिना कहे भी होता है नकारात्मक पुनर्बलन। तो शाब्दिक और अशाब्दिक ये दोनों ही होते हैं। तो शाब्दिक का मतलब जैसे कि आपने बोल दिया शाबाश बेटा बहुत अच्छे, तो ये क्या हो गया शाब्दिक, आपने अपने मुंह से कुछ शब्द बोले, और जब शब्द नहीं बोला केवल मुस्कुरा दिया, केवल मुख के भाव ऐसे बनाए कि आप खुश हो, तो ये क्या हो गया अशाब्दिक पुनर्बलन हो गया।
अब देखिए सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है ऑलरेडी आपने सीख ही लिया। तो सकारात्मक पुनर्बलन में देखिए सकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे प्रशंसा करना, पुरस्कार देना आदि। तो यह सकारात्मक हो गया कि बच्चा बार-बार उस काम को करना चाहेगा। नकारात्मक क्या हो गया? नकारात्मक पुनर्बलन वह पुनर्बलन होता है जो व्यक्ति को कार्य करने से रोकता है। कोई भी हो, सब इससे बचना चाहते हैं, जैसे कि दंड देना, आलोचना करना। कोई भी नहीं चाहता है कि उसको दंड मिले और उसकी आलोचना हो। तो नकारात्मक पुनर्बलन तभी दिया जाता है जब कोई भी बच्चा इस तरीके का काम करता है। तो मैंने अभी आपको बताया, चोरी करना, किसी बच्चे को परेशान करना, किसी का कॉपी चुरा लेना, तो उसको दंड मिलना बहुत जरूरी है और तुरंत दंड मिलना। जैसे कि जब अच्छा काम किया तो तुरंत पुरस्कार मिला और खराब काम किया तो तुरंत दंड भी मिलना चाहिए। तो यह क्या हो गया? नकारात्मक पुनर्बलन हो गया। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए पुनर्बलन के और भी अन्य प्रकार होते हैं, जैसे कि सतत पुनर्बलन। तो यह भी वही चीज है, जैसे प्रत्येक सही क्रिया के बाद दिया जाने वाला पुनर्बलन सतत पुनर्बलन। जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब प्रत्येक सही क्रिया के बाद दिया जाने वाला पुनर्बलन सतत पुनर्बलन कहलाता है। जैसे कि कक्षा में अध्यापक को पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि तुरंत करना चाहिए। कोई बच्चा अच्छा काम करके आया आपके पास, आप सारे सवाल लगा करके बच्चा दिखा रहा है, तो आपका काम है ना उसको पुनर्बलित करना। तुरंत आप उसको शाबाशी दोगे। आज वो काम करके दिखाया, कल परसों दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मतलब आपको हमेशा बच्चों को पुनर्बलित करना चाहिए, हर दिन। अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो हर दिन आपको उनको क्या करना चाहिए? हर दिन आपको उनको पुनर्बलित करना चाहिए। अब देखिए निश्चित अंतराल पुनर्बलन, यह क्या होता है? निश्चित अंतराल पुनर्बलन का मतलब होता है यह पुनर्बलन वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा यानी कि साल में एक बार, दो बार अर्धवार्षिक होता है, एक बार वार्षिक होता है। तो इसके बाद मिलता है। तो इसमें आपको पता ही है बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद देखिए यह भी क्या हो गया? निश्चित, यानी कि 6 महीने 1 साल के बाद निश्चित अंतराल पर आता है। अब परिवर्तनशील पुनर्बलन यह क्या होता है? एक ही पुनर्बलन का बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसे बीच बीच में परिवर्तित करते रहना चाहिए। यानी कि बस बार बार वही शाबाश बेटा बहुत अच्छे, बार बार यही शब्द नहीं आपको प्रयोग करने हैं, कुछ अलग चीजें भी आपको बोलनी है। आप बच्चे की पीठ थपथपा सकते हो, आप ये बोल सकते हो अगली बार और अच्छा करना, बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब बार बार आपको अपने ही शब्दों को बदलना पड़ता है, एक ही शब्द बार बार आपको प्रयोग नहीं करना है, या एक ही पुरस्कार बच्चे को बार बार नहीं देना है। कभी आपने टिफिन दे दिया, कभी बोतल दे दिया, कभी बच्चे को प्लेट दे दी, कभी जो भी उसकी जरूरत का सामान है, कभी कॉपी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे को बदल बदल करके पुनर्बलन देना चाहिए। अब देखिए हल के पुनर्बलन सिद्धांत के और कौन कौन से नाम है? तो पुनर्बलन सिद्धांत का नाम है प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्नोद या अंतर्नाद न्यूनता का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो प्रबलन, अंतर्नोद प्रणोद का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत, ये सब हल के सिद्धांत हैं। और दोस्तों अब देखिए इसके बाद 1915 में हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर में पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। इसके पुनर्बलन सिद्धांत को स्किनर ने हल के पुनर्बलन सिद्धांत को स्किनर ने अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना है। अभी मैंने आपको बताया है कि हल के इस पुनर्बलन के सिद्धांत को स्किनर ने अधिगम का सीखने का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया है कि बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो उसको हमें शाबाशी देनी चाहिए, उसको हमें पुरस्कार देना चाहिए, और ये आप लोगों को पता है कितना जरूरी होता है। अब देखिए इसके बाद है अभिक्रमित अनुदेशन। यह क्या है? यह भी पूछा गया है बार बार एग्जाम में। जब ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर विभाजित करके छात्रों तक पहुंचाया जाए तो उसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षा में नवाचार है। इसके माध्यम से छात्रों के विषयगत कमजोरी का पता लगाकर उसका उपचार कर दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन में छात्रों को क्रियाशीलता और पुनर्बलन पर विशेष बल दिया जाता है। छात्रों की क्रियाशीलता और पुनर्बलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यह कोई बहुत बड़ा काम है, उस बहुत बड़े काम को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। कि जैसे कि एक कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, अब हमारे पास 35 मिनट की घंटी है, तो उसमें हम पूरे चैप्टर को तो खत्म कर नहीं सकते। एक एक पार्ट, आज इतना पढ़ाया, कल इतना पढ़ा देंगे, परसों इतना पढ़ा देंगे, इस तरीके से 5 पार्ट में हमने उसको पढ़ा दिया। तो धीरे धीरे आप क्या कर सकते हो, बच्चों को आसानी से उस ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ा सकते हो। जैसे कि इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको बहुत बार दिया है कि एक पेड़ है, उस पेड़ के बारे में आप एक एक चीज के बारे में, सारे के सारे अंगों के बारे में आप उसके एक ही दिन तो नहीं लिखवा सकते हो ना। एक दिन आप उसके
तने के बारे में, सारे के सारे तनों के बारे में, एक दिन उसकी पत्तियों के बारे में, एक दिन उसके फूलों के बारे में विस्तार से आप बात कर सकते हो, उसकी कलियों के बारे में, उसकी जड़ों के बारे में बात कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चा, जब आप उसको बहुत थोड़ा-थोड़ा सिखाओगे तो टुकड़े में तोड़ करके, तो वो आसानी से सीख पाएगा। जैसे शरीर के अंगों के नाम, पूरी बॉडी है, एक ही दिन में आप शरीर के सारे अंगों के नाम आप नहीं याद करा सकते हो बच्चे को। एक दिन आपने हाथों के बारे में, उंगलियों के बारे में, टहनियों की मीनिंग बच्चों को बता दी इंग्लिश में। फिर आपने एक दिन मुँह में जितने भी अंग है, नाक है, इसके अलावा सर है, कान है, ये गला, सबकी इंग्लिश बताई। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, छोटे-छोटे टुकड़ों में ज्ञान को बाँट करके बच्चों को पढ़ा रहे हो, यानी कि एक-एक अंग के बारे में बता रहे हो। छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटने से यही फ़ायदा होता है कि बच्चों के ऊपर पहले तो अधिक बर्डन नहीं पड़ता है और सारे के सारे बच्चे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर यह जो 3 प्रकार का अनुदेशन होता है, इसमें क्या-क्या होता है? पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन दिया था स्किनर ने 1952 में, और इन्होंने कहा था पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। जैसे कि बच्चों को आप गुणा सिखा रहे हो और आपको पता है गुणा बच्चे को कब आएगा? जब उसको जोड़ पहले से आया रहेगा, जोड़ के साथ उसको पहाड़े याद होंगे। तो जोड़ की क्रिया उसने जब सीखी होगी, पहाड़े सीखे होंगे, तो उसके लिए जो 2 अंक के गुणे हैं, 2 अंक का जो गुणा है, उसके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के गुणे में केवल गुणा ही नहीं करना होता है, जोड़ना भी होता है। तो हासिल वाला जोड़ और उसको पहाड़े आने चाहिए, जिससे वह आसानी से गुणा को सीख पाए। तो पहले उसने कुछ सीखा था, तभी तो वह पूर्व ज्ञान को अपने नवीन ज्ञान से जोड़ रहा है गुणा करने में। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे भाग की क्रिया हुई, तो भाग की क्रिया में भी घटाना आता है। तो बच्चे को आपने घटाना सिखाया होगा, तभी तो वह भाग की क्रिया सीख पाएगा आगे। जो उसका पहले का ज्ञान है, आप क्या कर देते हो, उसके नवीन ज्ञान से जोड़ देते हो। तो यह स्किनर ने कहा। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया था? अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? स्किनर ने। अब शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, तो शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन नॉर्मन एंड क्राउडर ने 1960 में दिया था, और इसका क्या मतलब है? समस्या का पता लगाकर उसका उपचार करना। ये आपने भी देखा भी है। तो बच्चा जिस भी विषय में कमजोर है, उसकी उस समस्या का पता लगा करके हम क्या कर सकते हैं? उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। समस्या का पता लगाना क्या होता है? निदान होता है, और समस्या का को हल करना उपचार होता है। ये ऑलरेडी मैंने पहले बताया। कोई भी विषय उसका कमजोर है, विज्ञान है, इंग्लिश है, तो उसकी समस्या का पता लगाएंगे और धीरे-धीरे उसकी समस्या का क्या करेंगे? हम हल करेंगे। फिर है गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन। यह किसने दिया था? या इसको हम मैथमेटिक्स या अवरोधी अनुदेशन भी कहते हैं। तो यह पाठ्यक्रम पर जोर देता है बच्चों के, और यह दिया था थॉमस एल गिलबर्ट ने 1962 में। तो यह तीनों के तीनों अनुदेशन आप याद रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप लोग इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। तो ये स्किनर का सिद्धांत और पुनर्बलन, दोनों मैंने 2 चैप्टर आज आपके यहाँ पर खत्म कर दिए, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। तो स्किनर के साथ मैंने पुनर्बलन क्यों पढ़ाया? क्योंकि जो स्किनर हैं, इनके सिद्धांत में पुनर्बलन को, पुरस्कार को, प्रशंसा को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसीलिए जब भी कोई अच्छा काम करेगा तो उसे हमें शाबाशी जरूर देंगे, और तुरंत देंगे, उसे पुरस्कार तुरंत देंगे। तो स्किनर की क्रिया प्रस्तुत के साथ आपने पुनर्बलन भी आज यहाँ पर सीख लिया, और आप बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना मत भूला करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, हर एक विषय की। आप देखिए, यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगी। बिना कोचिंग के आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा आपको बुक्स कौन कौन सी लेनी है, सबके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया हुआ है। तो आप सारे वीडियोस को देखिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताइए दोस्तों, और लगातार हमसे ऐसे ही बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगा और लाइक करके जाइएगा, अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही हैं। लगातार मैं वीडियोस लेकर के आ रही हूँ आप लोगों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप किए रहोगे और घंटी का निशान बजाए रहोगे, तभी आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर पहुंचेंगे। तो चैनल से बने रहिए दोस्तों, आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेस्ट से बेस्ट हम कराते रहेंगे। और हमारा एक ही सपना है, मैं बार बार बोलती हूँ, कि आप लोग मेहनत करके सभी लोग शिक्षक बने, और अपने सपने को, अपने माता पिता के सपने को साकार करें। आप सभी लोग, बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो अलग अलग जॉब करते हैं, बहुत सारी गृहिणियां हैं जो बच्चे संभालती हैं, घर संभालती हैं, लेकिन वो मेहनत से पढ़ रही हैं, और मुझे ये देख करके बहुत बहुत खुशी हो रही है। बहुत सारे जब हाउस वाइफ कमेंट करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हाउस वाइफ नहीं, आप भी एक शिक्षक हो, और आप जल्द से जल्द आपका जहाँ स्थान है आप वहां पर पहुंचे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, यही ईश्वर से दुआ है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, आपके लिए वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का, आप सभी का दिल से शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।